हेलो दोस्तों, मैं करता हूँ आपका स्वागत आपके चैनल स्टडी विद सौरभ में। तो आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में, जो हमारी संघ का ये पार्ट नंबर 3 है। इसमें अनुच्छेद हम 1 से लेकर 100 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो पिछली वीडियो है उन्हें हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिनको आप देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं 101 से। 101 में क्या दिया गया है? स्थानों का रिक्त होना, यानी जो पद होते हैं सदस्य वाले, उनका पद कैसे रिक्त होगा। एक तो होता है उनकी योग्यता के अनुसार जो वो उसमें भाग ही नहीं ले सकते, और रिक्त कैसे हो सकता है? जैसे कोई अगर राज्यसभा का सदस्य है तो वो लोकसभा का सदस्य बनना चाहे तो वो बन जाएगा, लेकिन उसे राज्यसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। या किसी विधान मंडल के अंदर अगर वो सदस्य है और संसद के अंदर सदस्य बनना चाहता है तो जिसकी भी वो एक ही पद पे रह सकता है। तो इस प्रकार से उनका रिक्त पद हो सकता है। 102 पे जैसे दिया गया है सदस्यों के लिए निरर्हताएं, तो जो अयोग्यताएं, यानी इसी प्रकार जो अभी इसमें हमने बताया उन्हीं के संक्षिप्त रूप में विवरण दिया गया है कि उनकी अयोग्यताएं किस प्रकार से निर्धारित की जा सकती। यहाँ से लेकर 107 तक आपके किसी काम का नहीं है ये अनुच्छेद, इतना। लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, ये आप कभी भी याद न रखें तो आप इनसे काम चल जाएगा। बस इन्हें मौखिक भाषा में बस याद रखने का प्रयास करें। अब जैसे हमारा आता है ये 103 सदस्यों की निर्णयों से संबंधित प्रश्नों पर विनिष्ट, यानी अगर उनकी अयोग्यता साबित होती है या उन्हें बात रखने का और प्रश्न करने का अधिकार होता है। और आर्टिकल 99 के अधीन शपथ से निरर्हताएं किए जाने पर शक्ति, इसमें निरर्हताएं पे जो शक्तियां उन्हें भी कुछ दी जाती हैं जो अपनी बात रख सकें। इसी प्रकार से इनमें कुछ नहीं, एक एक दो दो पॉइंट दिए गए हैं जो आपके किसी काम के नहीं है। बस उनके इतने यहाँ से लेके उनकी अयोग्यताओं पर बात की गई है कि अयोग्यता कैसे हो सकती है। उसके बाद आता है हमारा 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां। ये आपका यहाँ तक का ये तो अयोग्यता वाला हो गया। अब आती है जैसे सदनों के सदस्य, जो सदस्य होंगे जिन्हें हम कौन क्या कहते हैं, सांसद। और समितियां जैसे बनती हैं, जो भी समितियां बनती हैं की शक्तियों के बारे में वर्णन दिया गया है। समितियों को जैसे आप समझ सकते हैं बलवंत राय मेहता समिति जो बनाई गई थी पंचायतों के लिए, इसी प्रकार से जो भी समितियां बनती हैं उनकी शक्तियों का विवरण दिया गया है। ये कभी ये नहीं पूछेगा उनकी शक्तियां क्या होती हैं, सदस्य क्या कर सकते हैं, वो आपको मोरली पता होता है। अब आता है हमारा 106 सदस्यों के वेतन व भत्ते। सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में इसमें चर्चा की, उन्हें सैलरी कितने मिलेगी और उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। ये भी कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि वेतन उनका कितना होता है या भत्ते में क्या क्या मिलता है। तो इन्हें सिर्फ एक मौखिक रूप से आप याद रखने का प्रयास करें। और 107 आता है विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में। विधेयक को जैसे पुनः रखना हो, जैसे एक बार लौटा दिया गया अगर राष्ट्रपति के माध्यम से, तो उसे दोबारा पारित करने के लिए भी भेजा जा सकता है। और उसमें भले ही कोई संशोधन करें या न करें, अगर आप दोबारा भेजते हैं तो राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ता है। अभी हम उसके बारे में बताएंगे कि कैसे और होता है। अब हमारा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है, ये अनुच्छेद 108। इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। संयुक्त बैठक, ये पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक की चर्चा किसमें की गई, 108 में। ये भी पूछा जाता है 109। इस प्रकार से ये जो अब आ रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो संयुक्त बैठक मतलब जैसे हमारा अभी लोकसभा है, राज्यसभा है। जब लोकसभा पारित करती है किसी विधेयक को, फिर वो राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा जब पास करती है तो वो राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए जाता है, या राज्यसभा पहले पास करती है फिर लोकसभा, और उसके बाद उसमें जाता है राष्ट्रपति के पास साइन करने पर लागू हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे लोकसभा ने पास किया तो राज्यसभा उसके लिए पास नहीं कर रही है, वो राजी नहीं हो रही, तो उसके लिए संयुक्त बैठक का इंतजाम किया गया है कि उसके जो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के जो सदस्य वो आपस में मिलके जो होती है उनकी संख्या, उसका जो जैसे अगर 2/3 से पास करना होगा तो 2/3 से पास करेंगे। 1/2 भाग जो साधारणतः 1/2 ही भाग से किया जाता है, 50% से 1 वोट ज़्यादा से किया जाता है। तो संयुक्त बैठक ज़्यादातर हर एक उस पे विधेयक पे लाई जा सकती है, लेकिन यहाँ कंडीशन है 3 पे नहीं लाई जा सकती है। किस 3 पे नहीं आती है? फर्स्ट हो जाता है धन विधेयक पर कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बैठती, संशोधन पे भी संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, और महाभियोग के समय पर भी संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। क्योंकि संयुक्त बैठक होने पर लोकसभा के सदस्य अधिक होते हैं और राज्यसभा के कम होते हैं, जिससे लोकसभा की पारित करने की क्षमता अधिक हो जाती है। इसलिए ये 3 जो मेन इम्पोर्टेंट हैं
इन पे नहीं दिया गया है। धन विधेयक की चर्चा आगे भी की गई है, वही कहा गया है। जैसे 109 आ जाता है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान। तो ये विशेष प्रावधान समझने से पहले हम ये वाली देख लेते हैं 110 धन विधेयकों की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इसमें क्या होता है, धन से संबंधित जो विधेयक होता है उसे धन विधेयक कहते हैं। इसमें टैक्स बढ़ाना घटाना किया जाता है और नया कोई टैक्स नहीं लाया जा सकता इसके तहत, और पैसे संबंधित ये सीधा प्रभाव संचय निधि पर भी डालता है। अब जैसे इसके विशेष प्रावधान जो क्या हैं उन्हें हम समझ लेते हैं। धन विधेयक सदैव लोकसभा से चालू होता है और ये राज्यसभा में जाता जरूर है, लेकिन वो पास करें या न करें उससे कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ कितने दिन तक रोक सकते हैं, 14 दिन तक। उसके बाद उन्हें पास करना ही होगा। तो मैक्सिमम 14 दिन, और वो 14 दिन इसलिए रखे गए कि राज्यसभा कोई सलाह देना चाहे, लोकसभा मान सकती है, और ना माने तब भी वो बिल पास होगा। यानी धन विधेयक पूर्णतः लोकसभा के होता है, क्योंकि जो धन से संबंधित चीज़ें हैं वो लोकसभा को ही दी गई हैं, क्योंकि उन्हें हमने प्रत्यक्ष रूप से चुन के भेजा है। तो धन से संबंधित हमारी सब इसमें होती है। ये भी आपका हो चुका है विशेष प्रावधान में, वही लोकसभा से स्टार्ट होगा और राज्यसभा में जाता तो है, लेकिन पास वो करें या न करें, लेकिन 14 दिन में वो स्वतः ही पास हो जाता है। 111 आता है विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति। ये जो अभी हमने आपको बताया था, ऊपर लोकसभा पास करती है, फिर राज्यसभा पास करती है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। जो राष्ट्रपति के जब पास जाता है विधेयक, तब वो लागू होने की स्थिति में आता है अगर वो साइन करते हैं तो। अब इसमें 3 हमारे यहाँ पे थी, कितनी थी, 3, जिसमें सब रह कितनी गई हैं, 2, ओनली 2 रह चुकी हैं। पहली क्या थी कि वो पूर्णतः उस विधेयक को लौटा देते थे कि इसे हम नहीं साइन करेंगे और इसे न लागू होने देंगे। तो इससे क्या होता था कि पूरी सत्ता एक तरीके से राष्ट्रपति के हाथ में महसूस होने लगी थी, कि राष्ट्रपति के हाथ में, क्योंकि आखिरी साइन अगर वो नहीं करता है तो वो बिल कितना भी अच्छा हो तो वो पास नहीं होगा। तो इसमें कहा गया है कि इसे फिर रद्द कर दिया गया है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा, जिसमें होता है कि अगर पुनर्विचार के लिए उसे लगता है कि कुछ इसमें गलतियां हैं तो वो पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। उससे पुनर्विचार कीजिए, फिर वो आएगा, फिर उसे तुरंत क्या मतलब साइन ही करना पड़ेगा। उसके बाद वो पुनर्विचार के लिए नहीं रख सकता और ना अपने पास रख सकता है। और तीसरा है कि वो पॉकेट वीटो, जिसे जेब वीटो कहते हैं, यानी पॉकेट वीटो, उसके तहत वो रख सकता है। जेब वीटो को समझ लीजिए कि जैसे किसी विधेयक जो आया, लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, फिर उसके बाद उस राष्ट्रपति के पास आया और उनने रख लिया कि हम साइन कर देंगे, यही कहते रहे, और ये संविधान में कहीं नहीं लिखा कि वो कब तक करेंगे। तो उसके तहत वो हमेशा के लिए रखे रह सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इतना आप याद रखिए, 1 से 5 तक सदस्यों की अयोग्यता के बारे में दिया गया है, फिर ये भत्ते के बारे में दिया गया है, विधेयकों के पुनः स्थापित यानी दोबारा भेजने के संबंध में इसमें संयुक्त बैठक मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहाँ कब नहीं हो सकती, धन विधेयक संशोधन और महाभियोग के समय नहीं हो सकती, और साधारण विधेयक कोई सा भी हो जिसमें हो सकती है। धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रावधान ये लोकसभा से ही चालू होगा और राज्यसभा इसे मैक्सिमम 14 दिन तक रोक सकती है। 110 धन विधेयक की परिभाषा कि धन से संबंधित संचय निधि पर सीधा प्रभाव डालता है और पुराने टैक्स को कम ज़्यादा करना ही, यानी पैसे को लाना ही, यानी संचय निधि में बढ़ाना ही धन विधेयक कहलाता है। व्यय करना इससे मतलब नहीं होता है। और विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति पूर्णतः निरस्त कर सकते हैं, जो आप संविधान संशोधन के तहत उसे हटा दिया है। दूसरा जैसे आता है विधेयक पर वो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। तीसरा हमारा आता है कि पॉकेट वीटो लगा सकते हैं। तो इससे आगे और हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों ये हमारा स्लाइड तैयार हो चुकी है। इससे पहले हम 111 तक देख चुके हैं। अब हमारा आता है 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अब ये वार्षिक वित्तीय विवरण को हम बोलचाल भाषा में क्या कहते हैं, बजट। इसे हम क्या कहते हैं, बजट जो सरकार आने वाली वित्तीय वर्ष में यानी अगली ईयर में जो खर्च करना चाहती है उसके विवरण को ही वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो होता है केवल बजट में बताया जाता है ये हम खर्च करेंगे और इस उद्देश्य के लिए करेंगे। अब उसके बाद आता है हमारा 113। ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इन्हें आप जरूर याद रखिए, प्राक्कलन। लेकिन प्राक्कलन में आपको बताना पड़ता है कि कहाँ कहाँ आप खर्च करेंगे। प्राक्कलन में क्या बताना पड़ता है कि खर्च कहाँ कहाँ करेंगे। अब हमारा आता है 114 जो विनियोग, ये आपस में रिलेटेड है, तो इन्हें एक बार में हम देखते हैं। यहाँ पे जैसे बजट
पेश कर दिया कि कहाँ कहाँ हम इन्वेस्ट करेंगे, और इसमें बता दिया कि एक एक हिसाब कि आप इतना हम इसमें करेंगे, इसमें इतना करेंगे, इसमें इतना करेंगे, टोटल इसी में बताते हैं कि इतना पैसा। विनियोग क्या होता है, यानी इसी में एक्स्ट्रा जैसे पैसा बता दिया कि हम अगर एक एयरपोर्ट बना रहे हैं 500 करोड़ में, तो वो 500 की जगह 600 करोड़ कर दिया, तो यही घोटाले वगैरह जो संख्या में दर्शाने के लिए रुपए बताए जाते हैं वो इसी में बताया जाता है। अब हमारा आता है विनियोग, और इसी में चर्चाएं होती हैं कि इतना पैसा इसमें क्यों, इसमें। तो विनियोग होता है सीधा पारित करना, एक तरह से पारित करना कि जो हमने पैसा ऊपर प्राक्कलन में बताया है, यहाँ योजनाएं बता दी, यहाँ पैसा बता दिया उसका, और यहाँ इसके माध्यम से, विनियोग के माध्यम से उसे निकालना। और यही अगर विपक्ष चाहे तो उसे पारित ना होने दे तो वो पारित नहीं हो पाएगा। उसके बाद आता है अतिरिक्त अनुदान, एक्स्ट्रा पैसा। अगर जैसे विनियोग 2016 में जैसे किसी ने पास किया था कि 500 में एयरपोर्ट बन जाएगा 500 करोड़ में, अब वो 2016 से 2020, 21, 22 कभी भी बनाना चाहे तो उतने में नहीं बनेगा, क्योंकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो वो अतिरिक्त एक्स्ट्रा पैसा निकालने के लिए यहाँ पे विधेयक लाना पड़ता है, और एक्स्ट्रा पैसा निकालने के लिए वही पारित नियम के तहत एक साधारण बहुमत से, ये जो होते हैं विनियोग विधेयक और साधारण बहुमत, यानी 50% से 50% प्लस 1 वोट, इससे ये पास हो जाते हैं और पैसा निकल आता है। अब हमारा लेखा अनुदान। तो लेखा अनुदान आपने देखा होगा कि इसमें जब कभी भी एडवांस में एकदम अचानक इमरजेंसी में पैसा निकालना होता है कि आप ये नहीं करना चाहते पर बिल को, ये प्राक्कलन को, विनियोग को, तो एडवांस में आप पैसा निकाल लेते हैं जिससे अपना कार्य कर सकें। तो ये ज़्यादातर सेना वाले फील्ड में जरूरत पड़ता है, जो अचानक से लड़ाई हो जाती है तो उसमें। लेकिन इसमें प्रॉपर इमरजेंसी वाले कार्य किए जाते हैं कि जरूरत पड़ने पर समझ लीजिए कि निकाला जाता है। 117 आता है वित्त विधेयक। धन विधेयक हो चुका है, अब वित्त विधेयक क्या होता है कि आने वाली वित्तीय वर्ष में जो आपने खर्च किया है उसका विवरण, मतलब जो हो चुकी है वित्तीय उसका खर्च का विवरण दीजिए, और आय व्यय, यानी इसके अंदर आय और व्यय दोनों की चर्चा की जाती है, और उसमें केवल आय जो आने के लिए होता है, इसमें खर्च भी आपको बताना पड़ता है। तो वित्त विधेयक में क्या होता है कि आय व्यय दोनों की चर्चा होती है, धन विधेयक में केवल आय की चर्चा होती है। 118 वित्त विधेयक के बारे में उपबंध। इसमें क्या कहा गया कि ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चालू हो सकते हैं। कहाँ से? लोकसभा एंड राज्यसभा से चालू हो सकता है, कहीं से भी कोई भी ला सकता है, और दोनों को पारित करना पड़ता है, लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी। लेकिन धन विधेयक हम केवल लोकसभा से जारी करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और राज्यसभा में जाता है, पास करें या न करें तब भी वो आ जाता है। अब हमारा आता है जैसे 119 संसद द्वारा वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन, यानी जो भी संसद में वित्तीय कार्य यानी पैसे से लेन देन होगा वो एकदम प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए, विधि के द्वारा, जो संसद की विधि अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये नहीं कि पैसा निकाल लिया सरकार जिसकी, वो पैसा चाहे वो इस तरीके से नहीं, वो इसी सिस्टमेटिक। लेकिन एक लेखानुदान में कहा गया है कि अगर एडवांस में थोड़ा जल्दबाजी में चाहिए तो यहाँ से निकाल सकता है, ये प्राक्कलन तो छोड़ सकता है जिसमें चर्चाएँ होती हैं, सीधा वो आए बिल और ये इसके साथ पास करे और रुपए निकाल दिया जाए। और ये कहाँ से निकलता है? अपनी संचय निधि से जो पैसा आता है उसी के तहत। अब हमारा आता है 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। संसद में आप 2 ही भाषा प्रयोग कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। आप अपनी मदर टंग यानी क्षेत्रीय भाषा होती है उस भाषा में बोलना चाहें, जैसे बंगाली में, मराठी में, उर्दू में, तो आप नहीं बोल सकते। हाँ बोल सकते हैं आप अगर अध्यक्ष पे परमिशन ले लें, अगर अध्यक्ष परमिशन दे देता है, राज्यसभा में तो सभापति यानी उपराष्ट्रपति अगर परमिशन दे दे, और लोकसभा में आपका अध्यक्ष दे दे। अब जैसे हमारा अगला आता है 121, इसमें केवल 2 भाषाएं, हिंदी और इंग्लिश। 121 संसद जजों के आचरण पर चर्चा नहीं करेगी। जैसे आपने एक 50-50 देखा था, किसमें देखा था? नीति निर्देशक तत्व में, कि न्यायपालिका और कार्यपालिका, अनुच्छेद 50 में कहा गया था कि न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग तय करें। उसी के 2 एक तरह से आप समझ सकते हैं ये पार्ट हैं कि संसद जजों के आचरण पर चर्चा नहीं करेगी और न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई की चर्चा नहीं करेगी। यानी वो उनके व्यवहार पर चर्चा नहीं, सीधा चाहें तो महाभियोग लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उन पर आप महाभियोग लगा सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि आप 9 बजे क्यों आए, टाइम से आया करिए। वो कुछ भी करें, आप उनसे
संसद उस पे जजों पे चर्चा नहीं करेगी। और न्यायालय को भी कहा गया है कि आप संसद में कुछ भी घटना घट रही हो उस पर आप चर्चा नहीं करेंगे। अगर कोई गलत कानून बन जाता है तो उसे आप सीधा रद्द कर सकते हैं। ये नहीं कि इस तरीके से ये करेक्शन कर लीजिए या इस तरीके से वो कर लीजिए, विचार नहीं दे सकते। 123 आता है राष्ट्रपति का अध्यादेश। इमरजेंसी में जैसे कोई बिल लाना हो तो उसके तहत अध्यादेश के तहत आता है। जैसे अभी हमारे कृषि बिल लाए गए थे जो अब वापस ले लिए गए, वो इमरजेंसी कुछ नहीं थी, लेकिन ये एक जो लिखा गया उसके तहत उन्हें लाना आसान पड़ा। इसमें क्या होता है कि कोई भी कुछ नहीं न पास करना होता है, सीधे राष्ट्रपति के तहत वो नियम ला दिया जाता है और जब सत्र चालू होता है तो सत्र चालू होने पर उसे पास करा लिया जाता है और चर्चाएं उस पर बहुत कम हो पाती है क्योंकि वो पहले से कानून बन चुका होता है। संसद जैसे ही संसद उसे लागू पास कर देती है और वो हमेशा के लिए कानून बना रह जाता है। तो इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको पार्ट 4 कर देंगे जिसमें पूरा ये संग कंप्लीट हो जाएगा। जिससे हो कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही हो समझने में पॉइंट में तो आप वो कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वो बता देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।